For the purpose of identifying objectives by using the psychological knowledge of learning for the purpose of curriculum development, we had looked at that this kind of knowledge is helpful for the curriculum developers to make decisions in selecting objectives, that what kind of change these objectives can bring about among students. बहुत छोटी तब्दीली भी हो सकती है और एक बड़े लेवल की भी तब्दीली हो सकती है, जहाँ पर हमने देखा कि अगर हम ये देखें कि किस ऑब्जेक्टिव से आप किस किस्म का चेंज क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ पर हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते, जहाँ पर हमने देखा कि ये चेंज बहुत स्मॉल लेवल पर भी हो सकता है और एक बड़े लेवल पर भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम पड़ा कि अगर हम एक ख़ास एज ग्रुप लेवल पर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर तब्दीली लाई जा सकती है और उस ख़ास एज और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के गुजरने के बाद आप तब्दीली नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द पर्सनैलिटी। देन वी हैड लुक्ड एट दैट ग्रेड प्लेसमेंट। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव को किस ग्रेड लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए, तो हमें हेल्प मिलती है लर्निंग साइकोलॉजी से ही, और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस ऑब्जेक्टिव को किस लेवल पर शामिल करेंगे करिकुलम में। बिल्कुल इसी तरह से कंडीशंस फॉर लर्निंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी एंड द नॉलेज ऑफ दिस लर्निंग साइकोलॉजी that we can make decisions about providing conditions which are more conducive for the students to ensure that they will learn and they will also retain this knowledge. इन conditions में सबसे अहम चीज़ ये है कि हम किस किस्म का माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पर बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको अप्लाई करने की भी एक सलाहियत पैदा होगी, और उसके साथ साथ हम मौका फराहम करते हैं कि इस लर्निंग को बच्चे अप्लाई कर सकें। When we are teaching something or any topic which is relevant to their daily lives and they will get a chance to apply this knowledge in their daily lives, there are more chances that they will retain this knowledge and they will not forget it easily. For example, अगर आप plants या animals ही के बारे में पढ़ाते हैं तो बस बेस्ट चीज़ यही है कि आप बच्चों को प्रोवोक करें और encourage करें कि अपने माहौल में और इमीडिएट एनवायरनमेंट में एनिमल्स और प्लांट्स की एक कलेक्शन बनाएं, उनकी पिक्चर्स बना लें, पिक्चर्स कार्ड कर ले आएं या सिंपली ऑब्जर्व कर ले आएं और क्लासरूम में लाकर उसको शेयर करें। बिल्कुल इसी तरह से हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ाते हुए हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि आप एक सफ़ा लेकर उसके ऊपर मार्क करते जाएं कि आज आपने कितनी दफ़ा अपने हाथ धोए और किन किन मौके पर आपने अपने हाथ धोए। इस तमाम इंफॉर्मेशन के साथ साथ बच्चे एक तो हेल्थ और हाइजीन की अहमियत को समझेंगे और इसको डेली लाइफ में अप्लाई करते हुए अपने ही ऊपर रिटेन भी करेंगे। सो व्हाइल दे आर लर्निंग बाय अप्लाइंग नॉलेज इन देयर immediate environments, there are chances that they will not forget what you have taught them in the classroom. Therefore, we would suggest कि इस किस्म का ऑब्जेक्टिव करिकुलम में शामिल कर देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जब बच्चे अप्लाई करते हैं किसी नॉलेज को अपनी एनवायरनमेंट में तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो इसको भूलेंगे और रिटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Besides, once they are learning something and they are developing an ability to retain this knowledge, there will be an urge और एक बच्चों में चाहत होगी कि वो इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, लिहाजा पढ़ने के और पढ़ने पढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप प्लांट या एनिमल ऑब्जर्वेशन ही से शुरू करते हैं एंड यू स्टार्ट आस्किंग देम टू मेक ए लिस्ट ऑफ द एनिमल्स इन देयर एनवायरनमेंट एंड देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन एनिमल, तो वो ना चाहते हुए भी दूसरे एनिमल्स को ऑब्जर्व करते जाएंगे, लिहाजा एक चेन ऑफ लर्निंग शुरू हो जाएगी जिसको रोकना फिर मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज an ability which you have inculcated among the students to learn more and more about the topic. So इस तरह की information को इस्तेमाल करते हुए हम ये decide करते हैं और suggest करते हैं कि psychology का knowledge हमें ये बताता है कि जहाँ पर learning environment के साथ linked है और बच्चे अपनी आम जिंदगी में उसको apply कर सकते हैं तो उसके retention के chances ज़्यादा हैं। लिहाजा you would recommend that such kind of objectives should be included in the curriculum
and the objectives which are very abstract, they should not be included. तो आप objectives की बास्केट में से मजीद objectives को select कर सकते हैं और objectives जो आप डालना नहीं चाहते उनको discard कर सकते हैं. Certain psychological findings are of very helpful and of use for the curriculum developers. For example, when we are learning something or we are teaching something in the classroom, we are not learning exclusively just one topic what you have taught. For example, looking at the plants or making observation of a plant or of an animal. They are also developing the ability to like or dislike that animal, and they can also learn how to appreciate the animal and look for something else which you had not asked for. लिहाजा यहाँ पर लर्निंग का अमल चलता रहेगा और हम ये देख सकते हैं कि ये लर्निंग इस तरह की है जहाँ पर खुद से तवज्जो के साथ बच्चे लर्न करेंगे. लिहाजा वी वुड सजेस्ट कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को करिकुलम में शामिल कर दिया जाए. Similarly, while we are teaching mathematics and after basic numerals while teaching in the classroom, we would want them that they should move into computational skills of mathematics. आप जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो एडिशन और डिलीशन के साथ साथ आप चाहते हैं कि वो मजीद स्किल्स भी सीखते जाएं. Besides teaching all these computational skills, a child is learning how to like or dislike mathematics. They will develop a positive or negative attitudes towards mathematics, and this is how this sequential learning will take place. So while we are teaching one objective in the classroom and we want to attain one objective, there are many unintended objectives which are being achieved and which are not written in the curriculum. लिहाजा हमारी कोशिश ये होगी कि हम लर्निंग साइकोलॉजी के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को करिकुलम में शामिल करें जहां पर हम मल्टीपल आउटकम्स ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बिसाइड्स टीचिंग नॉलेज वी कैन डेवलप द स्किल्स एंड on the top of everything there should be a development of attitudes towards the content area or the objective we are teaching. Another finding of learning psychology is that if learning which is taking place in the classroom, if it is consistent with each other or teaching what you are doing in the classroom is integrated or coherent है, तो ये learning एक दूसरे को reinforce करेगी और बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं. यहाँ पर हम interdisciplinary का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और integrated teaching का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, if you are teaching mathematics and now you want them to describe what they had done in the mathematics classroom, they are learning to express what they had done and they will learn to explain in the language you are teaching with in the classroom. अगर आप चाहते हैं कि वो इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो आप देख सकते हैं कि वो सेंटेंस को किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं और किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि वो मैथमेटिकल स्किल जो उन्होंने सीखा है उसको वो पिक्टोरियल या कटआउट्स की शक्ल में दिखा सकें, तो यहाँ पर आप एक एबिलिटी जो आपने आर्ट की क्लासरूम में डेवलप की थी आप फर्दर उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं. सो दीज आर साइकोलॉजिकल लर्निंग and the knowledge of psychological learning which is helping us to decide that what kind of objectives should be included while we are teaching inside the classroom. And contrary to this, that learning which is we are doing in the classroom which is not consistent और जो एक दूसरे को supplement नहीं करती या reinforce नहीं करती, इस किस्म की टीचिंग और लर्निंग बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज हो सकती है. लिहाजा हम ये चाहेंगे कि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव हम करिकुलम में सजेस्ट ना करें जिससे कंपार्टमेंटलाइज लर्निंग और टीचिंग का एक चांस पैदा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हम एनकरेज कर रहे होंगे कि आप सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ डिसइंटीग्रेशन में पढ़ाएं या अलग अलग से पढ़ाएं. बिकॉज इस किस्म की लर्निंग ना तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगी और ना ही बच्चे आसानी से समझ सकते हैं. एंड वाइल वी आर टीचिंग एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट एरियाज इन आइसोलेशन जहाँ पर रीइंफोर्समेंट के चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पर एक इंटरफेरेंस भी पैदा हो सकता है और बहुत ज़्यादा वक्त भी दरकार होगा कि आप हर एक ऑब्जेक्टिव को अलग से अटेन करने की कोशिश करें. सो these are the findings of learning psychology
which can then be used to make a decision while we are suggesting to include any objective in the curriculum. And remember, these are the objectives which we have gathered using different sources of information like students themselves, learning from the contemporary life, and suggestions made by a subject specialist, and using some knowledge of philosophy of learning which is being adopted or which is being followed in any country or in any nation, and at a very small scale, say in our school in the area. And then we are using learning psychology knowledge to further sift and select the objectives, and using it as a screen to further draw upon the objectives and say these objectives should be included in the curriculum and these objectives should be discarded because they are not in line with the learning as per psychology of knowledge.